गाइस जरा सोचिए कि एक दिन आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और शहर के बीचों बीच आपको एक पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए बहुत ही घबराया हुआ इंसान इधर उधर मंडराता हुआ दिखाई देता है। आप जैसे ही उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं, वो पूछता है कि भाई ये कौन सा साल चल रहा है। उसकी हालत को देखकर आप उसकी मदद करने के लिए उससे ये बोलते हैं कि भाई ये 2025 है। लेकिन जैसे ही आपके मुंह से 2025 निकलता है, वो शख्स ऐसे घबरा जाता है कि मानो एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। वेल गाइस, ये कोई मार्वल या फिर डीसी की साइंस फिक्शनल मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसे साल 2006 में यूक्रेन के लोगों ने फेस किया था। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ सर्गेई पोनोमारेंको नाम के एक ऐसे टाइम ट्रेवलर की, जिसने ना सिर्फ यूक्रेन और दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंकाया, बल्कि एक टाइम पर ये इंसिडेंट इंडिया में भी बहुत फेमस हुआ था। क्योंकि गाइज सर्गेई की इस कहानी में आपको ना सिर्फ परफेक्ट टाइम ट्रेवलिंग सीरीज के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा केस भी बना जिसमें हमें टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ ऐसे ठोस एविडेंसेस भी मिले थे जिसे आज तक भी पूरी दुनिया के बड़े से बड़े रिसर्चर सॉल्व तक नहीं कर पाए। तो गाइस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आप पूरी दुनिया के सबसे ऑथेंटिक टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। अप्रैल 2016 यूक्रेन की कीव सिटी में एक सुनहरा दिन खिला हुआ था। इंटरेस्टिंगली इसी सुनहरे दिन के बीच में कीव में रहने वाले लोग ये नोटिस करते हैं कि उनकी मेन स्ट्रीट पर एक 25 से 30 साल की उम्र का लड़का बहुत ज्यादा अजीबोगरीब कपड़ों में कंफ्यूजन से भरा हुआ इधर उधर घूम रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि उस शख्स ने ना सिर्फ पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, बल्कि उसके गले में एक एंटीक कैमरा भी लटक रहा था। और वो शख्स अपने आसपास से गुजरने वाले हर एक शख्स से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि भाई ये कौन सा साल चल रहा है। अब क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा अजीब थीं और बहुत लंबे समय से चल रही थी, तो फाइनली इसकी खबर कीव पुलिस डिपार्टमेंट को दी जाती है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही कीव पुलिस उस इंसान से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है, वो शख्स ये बोलता है कि भाई उसका नाम सर्गेई है और वो कीव का रहने वाला है। अपनी बात को और ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए वो तुरंत ही कीव पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में अपना गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी रखता है। बट गेस व्हाट, जैसे ही पुलिस उस आईडी कार्ड को देखती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। असल में गाइज ये साल 1950 के दौर का एक सोवियत एरा का गवर्नमेंट आईडी कार्ड था, जिस पर एक शख्स की फोटो के साथ साथ इसका क्लियर नाम भी लिखा हुआ था। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इस आईडी कार्ड पर सर्गेई की डेट ऑफ बर्थ थी 16 मार्च 1932, जिसको अगर बेस मानकर देखा जाए तो सर्गेई आज की डेट में लगभग 74 साल के आसपास का एक बुजुर्ग होना चाहिए था। लेकिन कीव पुलिस के सामने जो शख्स खड़ा होकर सर्गेई होने का दावा कर रहा था, उसकी उम्र तो महज 25 से 30 साल के बीच की ही थी। अब क्योंकि ये सब कुछ देखकर कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ने लगा, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कीव पुलिस के द्वारा सर्गेई को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और फाइनली गाइस फिर कुछ ऐसा होता है जिसने सभी लोगों को चौंका कर रख दिया। असल में पुलिस स्टेशन में सर्गेई ने सभी पुलिस ऑफिसर्स को ये बताया कि वो 25 साल का एक लड़का है और वो अपनी फियांसे वैलेंटीना के साथ यहीं पर ही रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो साल 2006 से नहीं बल्कि 1958 से आया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सर्गेई पुलिस को ये बताता है कि उसको फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक है और इसलिए वो अपने आसपास की चीजों के साथ साथ अपनी फियांसे की फोटोज को भी काफी बड़े स्केल में क्लिक करता है। इंटरेस्टिंगली एक दिन उसको अपने घर के ऊपर एक अजीब सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मंडराता हुआ दिखता है और जैसे ही वो उसकी फोटो को क्लिक करता है, बैंग, उसे ऐसा फील होता है कि मानो किसी चीज ने उसे ऊपर की तरफ खींचा है। और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को साल 2006 में कीव की मेन स्ट्रीट के ऊपर पाता है। अब यहाँ तक की सारी ही बातें सुनकर कीव पुलिस डिपार्टमेंट को ये लग रहा था कि शायद सर्गेई दिमागी तौर पर पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कुछ सवाल जो उन्हें परेशान कर रहे थे वो ये थे दोस्तों कि सर्गेई जो कुछ भी बता रहा था, ना सिर्फ उसका आईडी प्रूफ यानी कि जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ था वो उसके पास मौजूद था, बल्कि साल 1958 के आसपास प्रैक्टिकली यूक्रेन के आसमान में इन तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को रिपोर्ट भी किया जाता था। असल में देखो साल 1958 में यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था। अब क्योंकि उस दौर में कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी, तो अक्सर यूएसएसआर के आसमान में लोगों को काफी अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट हवर करते हुए दिखाई देते थे, जिसकी एक्सप्लेनेशन उस समय ये बोलकर दी जाती थी कि ये कुछ और नहीं बल्कि उनके ही स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन बात अगर प्रैक्टिकल बेसिस की जाए तो आज की डेट में भी हमारे सामने बहुत सी ऐसी
फाइल्स मौजूद हैं जो इस बात को क्लेम करती है कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ना सिर्फ काफी ज्यादा तेज और एडवांस थे, बल्कि अगर उस समय की टेक्नोलॉजी को भी देखा जाए तो किसी भी कंट्री के द्वारा इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब बात अगर सरगई की जाए तो सरगई ने ये सब कुछ होने से पहले लास्ट जो चीज अपनी आंखों से देखी थी वो भी वही उड़ने वाला ऑब्जेक्ट था, जिसके चलते हुए ये पता लगाने के लिए कि क्या सरगई वास्तव में टाइम ट्रेवल का विक्टिम है या फिर एक फर्जी स्टोरी टेलर, इस पूरे ही सिनेरियो में एंट्री लेते हैं डॉक्टर पावलो कुट्रिकोव। असल में सरगई की सच्चाई को जानने के लिए डॉक्टर पावलो उसको अपने क्लिनिक में ले जाकर कई घंटों का एक रिकॉर्डेड सेशन कंडक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कई घंटे अलग अलग तरीके से ट्राई करने के बाद डॉक्टर पावलो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सरगई को किसी भी तरीके की कोई मानसिक बीमारी नहीं है, जिससे दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि भाई या तो सरगई वास्तव में सच बोल रहा है या फिर ये पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। वेल गाइस, अब असली सच्चाई क्या है ये काफी हद तक दुनिया के सामने ला सकता था वो विंटेज कैमरा जो सरगई के गले में लटका हुआ था। और फाइनली गाइस, जैसे ही उस कैमरे में मौजूद फोटोज को डेवलप किया गया, ये केस बन गया दुनिया का सबसे मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल का केस। असल में सरगई का कैमरा साल 1950 के आसपास मार्केट में यूज होने वाली सिवेना फिल्म का इस्तेमाल अपनी फोटोज को क्लिक करने के लिए करता था, जिसे आगे चलकर साल 1970 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि जब एक्सपर्ट्स ने सरगई के कैमरे को खोलकर उसमें मौजूद रील को बाहर निकाला तो उसकी परफेक्ट हालत को देखकर वो सभी शॉक हो गए। असल में सिवेना फिल्म रील को डिसकंटिन्यू करने का सबसे बड़ा रीजन उसका विनेगर इफेक्ट था। असल में गाइस, इस रील को ज्यादा कंपैटिबल बनाने के लिए उस दौर में इस रील में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था जिसके चलते हुए सिर्फ 10 साल के अंदर ही ये फिल्म डिग्रेड होने के साथ साथ इसमें मौजूद सभी फ्रेम्स के पिक्सल भी श्रिंक हो जाया करते थे। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की रील का इस्तेमाल आप मैक्स टू मैक्स 8 से 10 साल तक ही कर सकते थे और यही वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था जिसके चलते हुए साल 1970 में इस रील को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो अब अगर इस पॉइंट पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये भी मान लिया जाए कि सरगई ने साल 1970 में बनी आखिरी बैच की भी सिवेना फिल्म का इस्तेमाल किया था, तब भी उसकी कंडीशन साल 2006 में इस लेवल की अच्छी हो ही नहीं सकती थी, जिससे इनिशियल स्टेज पर एक्सपर्ट्स धीरे धीरे इस बात को मानने लगे कि शायद सरगई एक टाइम ट्रेवलर हो सकता है। लेकिन गाइस, ये तो बस शुरुआत ही थी, क्योंकि इसके आगे जो कुछ हुआ उसने लिटरली भाई सभी लोगों का दिमाग खराब कर दिया। असल में जब इस फिल्म के रील को डेवलप करके इससे फोटोग्राफ बनाई गई तो उस फोटोग्राफ्स में साल 1950 के दौर के कीव के बहुत सारे सीन्स मौजूद थे, जैसे एग्जांपल के लिए पुरानी सड़कें, ट्राम्स और बिल्डिंग जो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रही हैं। इंटरेस्टिंगली इस फिल्म रील में इन सारी ही फोटोग्राफ्स के साथ साथ उसकी फियोंसे वैलेंटीना की भी काफी ज्यादा फोटोग्राफ्स मौजूद थी और इन सभी के साथ मौजूद थी ये फोटोग्राफ। असल में गाइस, जैसे ही इस फोटोग्राफ को सरगई के सामने लाया गया उसने तुरंत ही ये बोला कि यस, यही वो ऑब्जेक्ट है जो मुझे मेरे घर के पास दिखा था और ये वो आखिरी ऐसी फोटो है जिसे मेरे द्वारा उस समय पर क्लिक किया गया। इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि इतनी सारी डिटेल मिलने के बावजूद अब फाइनली कीव पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को थोड़ा सा सीरियसली लेने लगा, क्योंकि फाइनली अब उनके पास वैलेंटीना की ऑफिशियल फोटो और इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अब गाइस, इसी चीज पर और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने तुरंत ही पुराने रिकॉर्ड्स को टटोलना शुरू किया। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि जब पुलिस ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स को देखा तो उन्होंने ये पाया कि साल 1958 में वैलेंटीना नाम की एक लेडी ने अपने फियोंसे सरगई की मिसिंग रिपोर्ट को लिखाया था, जिसे आगे चलकर कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से साल 1960 में क्लोज भी कर दिया गया था, जिसके चलते हुए अब कीव पुलिस पर ना सिर्फ ये फोटोग्राफिक एविडेंसेस मौजूद थे बल्कि वैलेंटीना का ऑफिशियल एड्रेस भी मौजूद था, जिसको फॉलो करते हुए जैसे ही कीव पुलिस डिपार्टमेंट उस एड्रेस पर जाती है उन्हें एक 70 साल के आसपास की बुजुर्ग वैलेंटीना नाम की महिला वहां पर स्टे करती हुई भी नजर आती है। इंटरेस्टिंगली वैलेंटीना ना सिर्फ इस बात से एग्री करती है कि साल 1958 में उनका फियोंसे गायब हुआ था, बल्कि वो पुलिस के सामने एक अजीब सी फोटोग्राफ को भी रखती हैं, जिसमें साल 2050 का कीव शहर देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली इस फोटोग्राफ के पीछे ही सरगई की ही हैंडराइटिंग में एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें वो ये लिखता है कि मैं ठीक हूँ, मैं फ्यूचर में हूँ और हो सकता है कि वापस आने में देर लगे। बट वेट अ सेकंड भाई, अगर वैलेंटीना के पास एक ऐसी फोटोग्राफ मौजूद है जिसमें ये दिख रहा है कि सरगई 2050 यानी कि फ्यूचर में जी रहा है, तो साल 2006 में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उसे अरेस्ट किया कैसे गया?
वेल गाइज, ये वो सवाल थे जो इस पॉइंट पर ना सिर्फ आपको और मुझे परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की भी गले की हड्डी बन गए, जिसके चलते हुए सरगई से और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस तुरंत ही उसको एक सिक्योर इन्वेस्टिगेशन रूम में शिफ्ट करती है, जिसके अंदर घुसने की सीसीटीवी फुटेज अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही है। बट गाइज, सरप्राइजिंगली इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने इस केस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। असल में गाइज, यहाँ तक कि सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद भाई मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे थे, जिसके चलते हुए एक बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू अपनाकर मैंने खुद से भी इस केस की अलग डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। और उस इन्वेस्टिगेशन में मुझे ये पता चला कि ड्यूरिंग कोल्ड वार दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने इस अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ता हुआ रिपोर्ट किया था। इंटरेस्टिंगली इन सारी ही रिपोर्ट्स को अगर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सारी ही रिपोर्ट्स में हमें एक चीज कॉमन नजर आती है, और वो है इंसेन स्पीड। असल में गाइज, चाहे कोई लोकल इंसान हो या फिर ट्रेंड पायलट, हर कोई इंसान जिसने इस ऑब्जेक्ट को देखा है उसने ये बात क्लियर की है कि ये ऑब्जेक्ट ना सिर्फ काफी ज्यादा अजीब थे, बल्कि इनकी स्पीड भाई अनबिलीवेबल तरीके से बहुत ज्यादा तेज भी थी। और गाइज, इन तरीके की रिपोर्ट्स ना भाई भर भर कर इंटरनेट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइज देखो, अब इस पॉइंट पर अगर ये मान लिया जाए कि उस दौर में कोई एक ऐसा क्राफ्ट या मशीन भी मौजूद थी जो कि इंसेन स्पीड से भाई उड़ सकती थी, तो क्या उस स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हम टाइम ट्रेवल को कर सकते हैं? वेल, थ्योरेटिकली तो यस, क्योंकि भाई ये तो खुद हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं। असल में साल 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जितनी स्पीड से लाइट के करीब जाते हैं उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो नॉर्मल चलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक स्पेस शिप में स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड से भी ट्रेवल करते हैं और सिर्फ 1 साल ही ट्रेवल करते हैं, तो प्रैक्टिकली अर्थ पर उतने ही समय में 10 साल बीत चुके होंगे। और देखो, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि साल 1971 में भाई इस चीज को प्रूव भी किया जा चुका है। असल में साल 1971 में द हाफेल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया, जिसमें 2 एटॉमिक क्लॉक लिए गए, एक को ग्राउंड पर रखा गया जबकि दूसरे को एयरप्लेन में डाला गया। इंटरेस्टिंगली, जैसे ही वो प्लेन काफी तेज स्पीड से फ्लाई करना शुरू करता है, हमारे सामने ये डेटा आता है कि भाई प्लेन के अंदर जो क्लॉक रखी हुई थी उसका टाइम स्लाइटली डिले हो चुका है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्लेन के अंदर रखी हुई घड़ी प्रैक्टिकली स्लो हो चुकी थी, जिससे एक बात क्लियर होती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट या मशीन मौजूद है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रेवल कर सके, तो यस, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज जो भाई मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, वो ये थी दोस्तों कि क्या सरगई पूरी दुनिया का सबसे पहला और इकलौता ऐसा इंसान है जिसने एविडेंस के बेसिस पर ये प्रूफ करके दिखाया है कि भाई वो एक टाइम ट्रेवलर है? शायद नहीं। असल में ऐसा ही एक अजीब सा केस हमें साल 1954 में भी देखने को मिला, जब टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर एक इंसान के पासपोर्ट को जब चेक किया गया तो उसके पासपोर्ट में टोरेट देश नाम लिखा हुआ था, जो हकीकत में हमारी अर्थ पर तो मौजूद ही नहीं है। इंटरेस्टिंगली, उस इंसान के पास अपनी बात को प्रूफ करने के लिए ना सिर्फ उस देश के डॉक्यूमेंट मौजूद थे, बल्कि ऑफिशियल स्टैम्प भी मौजूद थी। इंटरेस्टिंगली, ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और उसने ये बताया कि उसकी कंट्री फ्रांस और स्पेन के पास मौजूद है, जहां आज की डेट में एंडोरा नाम की जगह है। सैडली उसके कुछ ही दिनों के बाद हमें ये न्यूज मिलती है कि वो शख्स कस्टडी से गायब हो चुका है। इसके साथ ही आप चाहे साल 1950 का रुडलॉफ फेंस का केस उठाकर देख लीजिए या 2001 का जॉन टाइटोर का केस, जिसको ऑलरेडी मैं अपनी टाइम ट्रेवल की सीरीज में भी कवर कर चुका हूं। इन सारे ही केसेस में हमें कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलती हैं, और वो ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो इन केसेस में एक इंसान ये प्रूव करता है कि वो पास्ट या फिर फ्यूचर से आया है, फिर वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऑथेंटिक प्रूफ देता है, और एक पॉइंट के बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन एक चीज जो सरगई के केस को इन बाकी के सभी केसेस से अलग बनाती है, वो ये है दोस्तों कि इस केस में ना सिर्फ फोटोग्राफिक डेटा हमारे पास मौजूद है, बल्कि ऑफिशियली भाई उसकी फियोंसे वैलेंटीना भी पुलिस के सामने मौजूद है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब पुलिस उसको एक सिक्योर रूम के अंदर ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। राइट, लेट्स फाइंड आउट। ये वीडियो क्लिप जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जी हाँ, ये वही वीडियो क्लिप है जो अब से कुछ मिनट पहले मैंने आपको दिखाई थी। और इसको दोबारा दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये है दोस्तों कि ये वो आखिरी ऐसी वीडियो क्लिप थी जिसमें आप सरगई को
खुद से देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजली सरगई के साथ 2 दिन लगातार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कीव पुलिस ने ऑफिशियली ये बोला कि सरगई एक दिन रात में अचानक से रूम से गायब हो गया। I mean, सीरियसली, एक इंसान जो सिक्योर इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर लॉक है वो वहीं से ही गायब हो चुका है। यार, हाउ इट्स इवन पॉसिबल, आप खुद मुझे बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस चीज के होने के बाद अचानक से इस पूरे ही मामले को एक फर्जी स्टोरी बताने की भी पुरजोर कोशिश की गई, जिसमें सबसे पहले तो हमें यह बताया गया कि जो आईडी सरगई के द्वारा दिखाई गई थी उसका प्रिंट ओरिजिनल आईडी के कंपैरिजन में फेंट था। जिसके बाद उस कैमरा रील को लेकर भी ये बोला गया कि भाई ये रील इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए टिक पाई क्योंकि इसको बिल्कुल ही परफेक्ट 21 डिग्री टेम्परेचर और 40 डिग्री सेल्सियस के ह्यूमिडिटी के अंदर एक परफेक्ट पैकेजिंग के अंदर इतने लंबे समय तक पैक करके रखा गया था। हालांकि ये बात भी पूरी तरीके से सच है कि ये स्टेटमेंट जब बाहर आया तो बहुत से फैक्ट चेकर्स ने ये बोला कि भाई किसी भी इंसान के द्वारा ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और ये सारी बातें सिर्फ चीजों को घुमाने के लिए की जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी बात को और ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए कीव पुलिस डिपार्टमेंट ने ये भी बोला कि भाई ये साल 2050 की जो फोटोग्राफ थी उसमें जो पीछे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इन्हें फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए शायद वहां पर एडिट किया गया है। और रिसेंटली गाइस, इस केस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज जो अभी शेयर की गई है वो ये है दोस्तों कि इस केस के बारे में ये बोला गया है कि भाई ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी वो सच नहीं बल्कि एक यूक्रेन डॉक्यूमेंट्री शो एलियन की स्क्रिप्ट थी, जिसे साल 2012 में टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। हालांकि देखो गाइज, अब अगर इस पॉइंट पर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो तो देखो, जितना मैंने इन्वेस्टिगेट इस केस को लेकर करा है, जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। 2012 में एक शो था एलियन नाम का, जिसमें इस तरीके की सारी ही जो स्टोरी थी उसको पब्लिश किया गया। लेकिन गाइस, साल 2007 और 2008 में भी हमें बहुत से ऐसे एविडेंसेस और आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने सरगई की इस पूरी स्टोरी को कवर किया था। तो ये कहना कि 2012 में ये स्क्रिप्ट का एक पीस था जिसके बाद लोगों को इसकी सच्चाई पता चली, शायद ये काफी हद तक बेफिजूल वाला स्टेटमेंट होगा। सिर्फ इतना ही नहीं गाइज, और देखो मैं ये स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज 2025 में भी बहुत सी नामी ग्रामी एजेंसीज ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक भी इस केस को ना अनसॉल्व्ड की ही कैटेगरी के अंदर डालकर रखा हुआ है। तो ये कहना कि ये सारी ही चीजें वेल क्राफ्टेड स्टोरी है, भाई ये थोड़ा सा लॉजिक सही नहीं लगता है। और जितना मुझे लगा कि शायद वो 2 दिन जिस दिन इन्वेस्टिगेशन की गई सरगई के साथ, वहां पर कुछ ऐसा पता चला जो शायद पूरी दुनिया के सामने लाना उनके हिसाब से सही नहीं होगा, इसलिए इस पूरे ही केस को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया गया। हालांकि देखो गाइज, सच कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर सच आप डिसाइड करते हैं। और इसलिए गाइज, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरगई पोनोरेमेंको की टाइम ट्रेवल की स्टोरी रियल है या फिर ये केयरफुली क्राफ्टेड हॉक्स है? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसके साथ ही गाइज, अगर आपको टाइम ट्रेवल की मिस्टीरियस सी स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस माय इंडिया चैनल पर हम हर हफ्ते मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल, यूएफओ थ्योरीज और ऐसी अननोन मिस्ट्रीज को डिकोड करते रहेंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता तक नहीं होता। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, टिल देन जय हिंद।